नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षा वाणी की जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी, उसका जो चैप्टर नंबर दूसरा है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। 3 वीडियोज़ में वो चैप्टर पूरा कंप्लीट है और अब अगला चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका ये पहला पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक वर्णन। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को केवल इंक्लूड करा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं हम, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक वर्णन। ओके, देखिए दोस्तों, इतिहास को हम कालखंड के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं, ये आपको पता होगा। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले उत्तराखंड को भी हम उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। उसमें हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, केवल जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे हम प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करते हैं या उसको पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला बिंदु देखिए आप लोग, पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल के मानव की पुष्टि हमको उत्तराखंड में किस किस स्थान माने कि किस प्रकार के साक्ष्य हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं उसकी मानव की पुष्टि के लिए। तो आपके सामने है, पाषाण उपकरण हमको प्राप्त होते हैं, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण। इस प्रकार के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि मानव की पुष्टि यहाँ पर होती है उत्तराखंड में। किस प्रकार से मानव यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के मानव यहाँ पे रहना स्टार्ट करा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर साक्ष्यों की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो खोज थी प्रागैतिहासिक काल की, वो थी लाखू उडियार, लाखू गुफा, जो कहाँ थी, अल्मोड़ा में है। जिसकी खोज कब हुई, 1968 में MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसकी खोज करी थी। स्थान की हम बात करें, लोकेशन की बात करें, तो उत्तराखंड के बाड़ी छीना के पास सुयाल नदी के तट पर यह स्थान स्थित है। इसका जो विषय है, यहाँ पर किस प्रकार की चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा की गई है, वो है आपके सामने। मानव व पशुओं के चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं और रंगीन चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और देखते हैं कि जो मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीम की बात करते हैं कि लाखों गुफा की जो थीम है, मुख्य विषय है, वो क्या है, मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। देखो दोस्तों, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन सीधे टू द पॉइंट यहाँ पर से उठा लिया जाएगा कि मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए किस स्थान पर दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, लाखों गुफा पे। अगला चलते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है, प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल है, वो है आपका गोरखिया उडियार, यानी कि गोरखिया गुफा। दोस्तों, गोरखिया गुफा की खोज जो हुई थी, वो डॉक्टर राकेश भट्ट ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा की गई थी। जो स्थान कहाँ पर है, ये लोकेशन की अगर बात करें, तो चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास ये स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डुंगरी गांव आपको याद रखना है कि डुंगरी गांव में गोरखिया गुफा स्थित है। इसके विषय की अगर हम बात करते हैं, तो विषय में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर जो मेनली अगर देखें कि किस प्रकार से चित्रकारी की गई है, तो वो मानव के द्वारा पशुओं को हाँकने की वहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो वहाँ पर दिखाया गया है। वहाँ पर उन चित्रों की थीम है। इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार यहाँ के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला है, इसी प्रकार के छोटे छोटे स्थल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जहाँ से छोटी मोटी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, जो हमको इस काल के साक्ष्य के इस काल के पुष्टि करते हैं, इस काल के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। तो देखते हैं, तो किमनी गांव है अगला प्रागैतिहासिक स्थल है, किमनी गांव। इसकी लोकेशन की बात करें, चमोली जिले के थराली के पास स्थित है। इसमें विषय की बात करते हैं, तो हथियार व पशुओं के छल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में इस पॉइंट से जो क्वेश्चन बनता है, वो है दोस्तों रंगों का प्रयोग। यहाँ पर किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया है, दो हल्का सफेद रंग का यहाँ पर प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि किमनी गांव से प्राप्त शैल चित्रों का रंग कैसा था, तो हल्का सफेद रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, मलारी गांव की बात करते हैं। मलारी गांव लोकेशन इसकी बात करते हैं, लोकेशन की अगर देखें, तो चमोली के तिब्बत सीमा से सटा हुआ ये गांव है। यहाँ पर हमको मलारी गांव देखने को मिलता है। शोधकर्ता यहाँ पर किसने शोध किया था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर शोध किया था। और कब किया था, 2002 में यहाँ पर शोध करा था। यहाँ से जो प्राप्त हुआ थे, जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर खोज है, 5.2 kg का एक सोने का मुखावरण यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है, 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्वानों के अनुसार इन साक्ष्यों का समयकाल
वर्ष पूर्व से छठी सदी ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है जो यहाँ से ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों की तुलना की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की स्वात घाटी से इन साक्ष्यों की तुलना की जाती है। सेम ऐसी उपकरण पाकिस्तान के स्वात घाटी से हमको प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों के द्वारा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। लुएथाप की बात करते हैं। लुएथाप एक अन्य स्थल है। लुएथाप की अगर हम बात करते हैं तो लुएथाप इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और विषय इसका क्या है, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों कुमाऊं में लुए का मतलब होता है खून यानी कि रक्त। तो रक्त का रंग कैसा होता है, जो लाल होता है। इसलिए इस स्थल के जो चित्र मिले होंगे इनके विषयों का, इनके चित्रों का रंग कैसा होगा, लाल होगा। ये आपको याद रखना है। अगली जो खोज हम बात करते हैं, अगली खोज की बात करते हैं तो हुडली की बात करते हैं। हुडली जो मुख्य प्रागैतिहासिक स्थल है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में। और इसमें जो मुख्य रूप से ये पूछा जाता है, इसी पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हुडली के शैल चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो नीले रंग के शैल चित्र हमको हुडली से प्राप्त हुए हैं, ये हमको याद रखना है। पेटशाल जो अगली खोज है, पेटशाल इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा कफरकोट, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। खोज की बात करते हैं तो खोज 1989 में यशोधर मटपाल के द्वारा ये खोज यहाँ पर की गई थी। पेटशाल में ये खोज की गई थी। इसके विषय की बात करते हैं, किस प्रकार यहाँ पर हमको शैल चित्र मिले हैं। तो नृत्यरत मानव आकृतियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, नृत्य करते हुए मानव की आकृति हमको मिली है। और रंगों की बात करते हैं तो कत्थई रंग के यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। अगला है फलसीमा है। फलसीमा इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा। विषय इसका क्या होगा दोस्तों, योग तथा नृत्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। योग अगर जब हम योग करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। तो हमको याद रखना है कि फलसीमा में योग, अगर इसमें इस बिंदु से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि योग करती हुई मानव आकृतियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो फलसीमा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, लेकिन आपको हर पॉइंट को देखना है ध्यान से। इतने कम उसमें शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको चीज़ों को दे रखा है, आप लोगों को खाली वीडियो सुननी है और देखनी है। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको परीक्षा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामगंगा घाटी अगला जो साइट है, इसकी लोकेशन है दोस्तों अल्मोड़ा में। खोजकर्ता इसकी जो है यशोधर मटपाल ने इसकी खोज करी थी। और इसमें साक्ष्य जो मिले हैं, महापाषाणकालीन सभागार और कपमाक्ष यहाँ पर से हमको मिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला जो है बनकोट है, बनकोट पिथौरागढ़ ये लोकेशन है इसकी। इसमें 8 ताम्र मानवाकृतियाँ यहाँ पर से मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो बनकोट पिथौरागढ़ से हमको प्राप्त हुई हैं। और गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों से चित्र धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये संपूर्ण गढ़वाल के बारे में है, क्योंकि गढ़वाल से कम मात्रा में यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, ये खत्म हो चुका है। ये इतना ही इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उत्तराखंड में मिलती है, इतनी ही जानकारी, इतनी ही साक्ष्य हमको यहाँ पर मिलते हैं इस काल से संबंधित। आगे चलते हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आपने देखा होगा, अगर आप लोग इतिहास आपने पढ़ी है तो प्राचीन इतिहास, तो आदि ऐतिहासिक काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमको लिखित साक्ष्य और दोनों पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य हमको पढ़ने में नहीं आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन यहाँ पर हम जो अध्ययन करते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, तो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ही हम यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल का वर्णन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके प्रमुख स्रोतों की बात धार्मिक ग्रंथ हैं। और जो इसी कारण इस काल को क्या कहते हैं, पौराणिक काल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। काल विस्तार की अगर बात करते हैं तो चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक इसका काल विस्तार माना जाता है, ये आपको याद रखना है। इस युग के लोग परिचित थे। इस युग के लोग किससे परिचित थे, लौह ताम्र धातु से, कृषि पशुपालन से, ग्रामीण नगरीय सभ्यता से ये लोग परिचित थे। कौन, आदि ऐतिहासिक काल के लोग। इसके साक्ष्यों की बात करते हैं तो बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय और मलारी गांव और रामगंगा घाटी से इस काल के जो साक्ष्य हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। अब इस काल के हम प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो किस प्रकार से इस काल में आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड का वर्णन किस किस प्रकार से मिलता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख की अगर बात करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद में हमको सबसे पहले उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि, यहाँ पर उत्तराखंड को संबोधित किया गया है इस वाक्य से। ओके। अन्य धार्मिक ग्रंथों में उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाग्रंथों में इस उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया, पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र इसको कहा गया है।
और ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण काफ़ी बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया गया है। और स्कंद पुराण में इसको मानसखंड और केदारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसखंड और केदारखंड किसमें हमको स्कंद पुराण में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं मानसखंड किस प्रकार से, मानसखंड का क्षेत्र कौन सा है, केदारखंड का क्षेत्र वर्तमान में कौन सा है। तो देखते हैं केदारखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों वो वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है। यह माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहते हैं। इसको गढ़वाल क्षेत्र भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र जो है वो वास्तव में केदारखंड का ही एक रूप है। उस स्कंद पुराण में इसको इसी नाम से वर्णन किया गया है। मानसखंड की बात करते हैं। मानसखंड नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत क्षेत्र तक को मानसखंड कहा जाता है। और वर्तमान का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको मानसखंड कहा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है इस पॉइंट का कि दोस्तों कि जो इन दो केदारखंड और मानसखंड का विभाजन बिंदु है वो किस स्थल को, किस बिंदु को मानते हैं। नंदा देवी को इन दोनों खंडों के विभाजन रेखा पर स्थित है। इसको नंदा देवी इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर अलग करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, आपको अगर चीज़ें अगर ढंग से याद होंगी तो आपको क्वेश्चन को क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करते हैं और आगे देखते हैं। पुराणों में मानसखंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमवंत के नाम से बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे जाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते थे। ओके, गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल में मिलता है। तो वैदिक काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, हेमवत कहा जाता था, ये आपको रखना है। महाभारत में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा जाता था। पुराणों में इसको केदारखंड, पुराणोत्तर काल में इसको केदारखंड, केदार मंडले, बद्रिकाश क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल इस क्षेत्र को संबोधित किया जाता था। आगे चलते हैं। कालांतर में जो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, कालांतर में अजयपाल के द्वारा 52 गणों को विजित करने के पश्चात इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम प्रयुक्त किया गया। यह आपको याद रखना है, गढ़वाल आज का नाम नहीं है। गढ़वाल अजयपाल पंवार वंश के एक प्रतापी शासक थे अजयपाल। उन्होंने 52 गणों को जीत करके संपूर्ण गढ़वाल को एक सूत्र में बांधा था। उसके बाद इस क्षेत्र का संपूर्ण नाम क्या दिया गया था, गढ़वाल क्षेत्र इसको प्रयुक्त किया गया था इस क्षेत्र का नाम। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा, जो राजा संबर के 100 गणों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ये आपको याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको चीज़ें हल्का फुल्का याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अलकापुरी जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसको कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थल, मनु यानी कि मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो निवास स्थल था वो अलकापुरी को माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। जो वैदिक ग्रंथों का अगर रचना स्थल मानते हैं तो बद्रीनाथ के पास स्थित जो गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास तथा स्कंद आदि गुफाओं में वैदिक ग्रंथों का रचना स्थल इसको माना जाता है। इन गुफाओं को माना जाता है। आपको पता होगा व्यास गुफा में महाभारत की रचना हुई थी, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। ऋग्वेद में आपने देखा होगा सरस्वती नदी का बहुत बड़ा महत्व है। और तो जो यहाँ पर बद्रीनाथ में भीम पुल के नीचे से जो नदी बहती है उसको सरस्वती नदी कहते हैं। आगे चलते हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है, हिमयाण पट्टी। उसमें बिसोन नामक पर्वत पर जहाँ पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति का निवास स्थल था, तो वही वशिष्ठ आश्रम कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में हिमयाण पट्टी में है, बिसोन नामक पर्वत पर। यह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सितंशु पट्टी, सितंशु पट्टी कहाँ पे दोस्तों, देवप्रयाग में है। सीता जी यहाँ धरती में समाई थी, इसी कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष एक मंसार नाम का मेला यहाँ पर लगता है, ये आपको रखना है। और अगली बात करते हैं। भगवान राम का प्रसिद्ध मंदिर क्षेत्रपाल मंदिर यानी कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है, देवप्रयाग में स्थित है। और भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला है तपोवन की बात करते हैं। तपोवन ऋषिकेश में स्थित है, जहाँ लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। और रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ज्योतिषपुर जोशीमठ बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर स्थित थी जोशीमठ में, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार इस क्षेत्र पर आधिपत्य किसका था, तो पुलिंद और कुनिंद, पुलिंद या कुनिंद तथा किरातवंशी जातियों का यहाँ पर आधिपत्य था। और अगला पॉइंट है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो श्रीनगर
पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था सुबाहु ने, पुलिंद राजा सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। कौन सी युद्ध में? महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। आगे चलते हैं। जो राजा विराट कुलिंद सुबाहु के बाद विराट का वर्णन आता है। अब राजा विराट की जो राजधानी थी वो जौनसार के पास विराटगढ़ी में इसकी राजधानी थी। प्राचीन काल में दो प्रमुख विद्यापीठ गढ़वाल क्षेत्र में थे, बद्रिका आश्रम और कण्वाश्रम। काफ़ी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर स्थित हैं दो विद्यापीठ, इनके बारे में आपको भी याद रखना है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कण्वाश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, क्योंकि कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। ओके, और यहाँ पर राजा भरत का जन्म हुआ था, जन्म स्थान भी यहाँ पर माना जाता है। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य की रचना कण्वाश्रम में ही मालिनी नदी के तट पर यहाँ पर इसकी रचना की थी। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। सारे बिंदु छांट छांट के मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? चौकाघाट उसका वर्तमान नाम है। और धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं इस क्षेत्र का नाम केदार मंडले, केदार खस मंडले यहाँ पर कहा गया है। शब्द का प्रयोग खसों के सॉरी, यहाँ पर मैंने केदार खस मंडले यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। केदार खस मंडले आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। केदार खस मंडले शब्द का यहाँ पर कुछ कुछ धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पे खसों के प्रभुत्व के कारण ये नाम यहाँ पर पड़ता है कभी कभार। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किसके समय में यहाँ पर सर्वाधिक हुआ था? तो खसों के समय में यहाँ पर उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार हुआ था। तो ये पहली वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हम, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो 2-3 पॉइंट में, 2-3 पार्ट में ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होगी। और आपको ये फिर पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला आपको इस वीडियो से। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।